एक फोर्स पेरेंट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर और दूसरा फोर्स आपके फ्रेंड्स लगा रहे हैं, क्या होता है, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच में कहीं चले जाते हैं। फ्रेंड्स का फोर्स, पेरेंट्स का फोर्स, फ्रेंड्स का फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं 0, 1। आज हम लोग फंडा सीरीज में सबसे पहले ये समझेंगे कि दो वेक्टर्स का सम कैसे निकाला जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है वेक्टर, जिसमें वेक्टर की हिस्ट्री और वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, वेक्टर का फिजिक्स में क्या यूज़ है और वेक्टर को कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ, और वेक्टर का जितना भी मैथमेटिकल एनालिसिस है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़ी कहानी है। पर आज इस सीरीज़ में हम केवल, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए हम लोग केवल इतनी सी बात आज सीखनी है कि दो गिवन वेक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं बताएंगे, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल ये ट्रिक सीखनी है कि दो वेक्टर्स का सम कैसे निकाला जाता है। आपको ये बात मालूम है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी, ये बात आपको मालूम है कि इस सिचुएशन का मतलब होता है कि a और b ये दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, जिसके पहले आपको, और ये सब डिटेल क्लास में समझाएंगे आपको कि वेक्टर का मतलब यहाँ पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, से दैट फोर्स, अगर मान लीजिए एक बॉडी पर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। एक बात है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक बॉडी पर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो सिचुएशन ये डिसाइड करती है कि हमको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। जब आपने क्लास 1 में मैथ सीखी थी तब यही सिचुएशन से ही आपको ये पता चलता था कि ये प्रॉब्लम जो है, ये जो सिचुएशन है, इसमें हमको सम करना है या डिफरेंस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवीज़न करना है। यहाँ पर जो सिचुएशन आपके, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस सिचुएशन में दो वेक्टर्स को ऐड करना है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि अगर एक बॉडी पर दो फोर्स, दो डिफरेंट फोर्स एक साथ लग रहे हैं। इंडिपेंडेंट मैंने क्यों कहा? इंडिपेंडेंट मैंने इसलिए कहा कि जैसा कि आपने देखा कि अगर दो फोर्स आपके ऊपर लग रहे हैं, वैसे आपके ऊपर तीन लग रहे हैं, तीन ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर तीन डिफाइंड फोर्सेस हैं कि एक फोर्स आपके फ्रेंड्स का है और एक फोर्स आपके पेरेंट्स का है और एक फोर्स सोसाइटी का है और एक फोर्स खुद का आपका है। चार फोर्स तो वेरी वेल डिफाइंड है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये दो फोर्सेस हैं, ध्यान रखिए, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब ए और बी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा फोर्स है तो दो अलग अलग फोर्सेस हैं, एक बॉडी पर एक साथ लगेंगे। और ऑब्वियसली अगर हम दो फोर्सेस का सम कर रहे हैं तो जो सम आएगा, जब हम दो फोर्सेस को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो भी फोर्स ही आएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इसका जो जब हम लोग पैरेललोग्राम रूल से एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लेते थे, ये फॉर्मूला होता था, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, ये तो सिचुएशन, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का सम वेक्टर आर है। आर जो है वो इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड है। इस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर। ठीक से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर। तो आपको क्या करना है कि आपको ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, बी का मैग्नीट्यूड पता होगा और उन दोनों के बीच में एंगल पता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एंगल ठीक ठीक नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने कि ये दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉल्स हैं और these two are suspended by means of two different strings and to the same suspension point, and then in the equilibrium they are making some angle theta। एक ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कितने पॉसिबल फोर्सेस हैं। पॉसिबल फोर्सेस का मतलब क्या कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है इसलिए ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड इन एयर है, इसलिए इसके ऊपर एक फोर्स mg यहाँ लगेगा, दो फोर्स हो गए।
तीसरा फोर्स क्या आ रहा है, तीसरा फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये टेंशन अलोंग द लेंथ लगेगा, ठीक है। अभी इसका इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, और फिर हम इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो करते हैं। सम जीरो करने का मतलब ये होता है कि कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट होता है। अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए हमको इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। तो अगर हमको इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है तो इन दोनों के बीच में एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए हमको इसको और इसको ऐड करना है तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अगर आपको इस T और mg को ऐड करना है तो ये वाला एंगल T और mg के बीच में है। इसका मतलब F और mg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg राइट एंगल है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। जब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, अगर हम कहीं ऐसा लिखते हैं कि Fe और mg इन दोनों फोर्सेस को हमको ऐड करना है, मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट F1 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसी तरीके से अगर ये वाली कोई सिचुएशन आती है कि हमको T और Fe का रिजल्टेंट निकालना है, इसका मतलब अगर हमको Fe प्लस T करना है और इन दोनों का सम F2 आ रहा है, वो पैरेललोग्राम रूल जिसमें से यहाँ पर ये बात हम लोग बताते हैं कि ये वाला जो फोर्स आएगा ये F2 आएगा, T और Fe का सम। तो A का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, B का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रियल सिचुएशन में ये एंगल इतना विजिबल नहीं होता, तो आपको वहाँ पर पहचानना पड़ेगा। मतलब क्या, वो ये कह देते हैं कि एक फोर्स A है, मान लीजिए एक फोर्स F1 है, वो है 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ऐसा कह दिया, और दूसरा फोर्स है F2, वो है 5 न्यूटन टुवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। थोड़ा मैंने वियर्ड एग्जाम्पल लिया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वेक्टर पढ़ा है, नहीं तो वेक्टर वाला डिटेल लेक्चर जो है, फुल लेक्चर, वो आप एक बार देख लीजिएगा। 5 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और ये दोनों फोर्स एक बॉडी पर एक साथ लग रहे हैं। ए क्या हो गया यहाँ पर, अगर, और हमको इन दोनों का सम निकालना है। एफ क्या चीज है, एफ है F1 प्लस F2, ठीक है। क्या करने वाले हैं, मॉड ऑफ F1 को हम लोग F1 भी लिखते हैं, ये हो गया हमारा 3, मॉड ऑफ F2 ये हो गया हमारा F2, ये हो गया 5। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, वो एंगल आ गया थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, तुरंत हम एक ऐसा फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम क्या है, ये फ्रेम है जिसमें ये डायरेक्शन है ईस्ट है ये, तो इसका मतलब F1 फोर्स यहाँ आ गया। F2 कहाँ है, F2 है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, साउथ की तरफ चलेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से स्टार्ट किया और साउथ की तरफ चले 30 डिग्री, ये F2 का डायरेक्शन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये फोर्स F2 है और ये फोर्स F1 है तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, इसके बीच में एंगल होगा 90, ये वाला एंगल 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, F1 और F2 के बीच में 30 डिग्री, जी नहीं, F1 और F2 के बीच में एंगल हो गया 90 प्लस 60, क्योंकि ये वाला एंगल लेना है बेटा, ये वाला एंगल 150 डिग्री, 90 प्लस 60 150, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 150 आएगी। हो सकता है कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एंगल आता है जैसे 150 आ रहा है, तो आपको ये मेथड आना चाहिए कि cos 180 माइनस 30 से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 180 माइनस 30, क्योंकि 150 को 180 माइनस 30 लिखते हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब cos 180 माइनस 30 लिखा, 180 माइनस 30 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 30 का मतलब माइनस √3/2, ठीक है। cos 30 √3/2 sin 30 हाफ, ऑल राइट। तो यहाँ पर आपको cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, A का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, B का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। एक तीसरा इक्वेशन भी इसमें आता था। तीसरा इक्वेशन क्या था, तीसरा इक्वेशन ये था कि tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। वो कहते हैं ये तो इक्वेशन पता नहीं कहाँ से आया, मैं एक इसका बेसिक डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये सेट ऑफ इक्वेशन है, सेट ऑफ इक्वेशन आपको रिवाइज भी कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये वेक्टर A है, ठीक है,
ये वेक्टर बी है, ठीक है। हम लोगों ने, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है, हम लोगों ने एक्यूट मान लिया है, ऑप्टिव्स भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, थीटा इज अ सर्टेन वेरिएबल। ऑलराइट, अब यहाँ पर ए और बी से हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम बन गया, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर होगा, और आर को क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी। मैंने अभी बताया कि ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब है कि ए और बी को ऐड करना है और उसका सम क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब ये वाला एंगल अल्फा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में क्या याद रखना है कि इस रिप्रेजेंटेशन के लिए ये दोनों इसके डेरिवेटिव हैं, कि एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने, कहाँ पर, जब दो वेक्टर्स का सम निकालना है। कहीं पर भी दो वेक्टर्स का सम निकालना है, डिफरेंस भी सिखा देंगे इसी में, क्योंकि मैंने कहा कि दो वेक्टर्स आपको पता है। जब हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स पता हैं, तो इसका मतलब कि आपको वेक्टर का मतलब कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है। दूसरा वेक्टर पता है, वेक्टर पता है का मतलब वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन भी पता है। या तो ऐसे कहेंगे, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन नहीं देते और वो ये कह देते कि एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और एक का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और उनके बीच का एंगल है 150 डिग्री, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये कहते हैं उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू देने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड कि कह देंगे दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल ये है, दूसरा मेथड ये है कि दोनों वेक्टर को इंडिविजुअली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया कि एक फोर्स इतने न्यूटन अपवर्ड, दूसरा फोर्स इतने न्यूटन हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ईस्ट, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स ईस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, याद रखिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मतलब होता है चारों दिशाएं आपके हॉरिजॉन पर हैं, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। सन राइज होता है ईस्ट में, सेट होता है वेस्ट में, दोपहर में 12 बजे वो नॉर्थ में नहीं होता, दैट इज ओवरहेड। नॉर्थ, अगर ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ साउथ इस लाइन पर होंगे, ऑन दिस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेरी गुड। तो अब यहां पर क्या है कि जो सम वेक्टर आ रहा है, जैसे यहां पर जो एफ वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो हम इससे निकाल लेंगे। ये जो वेक्टर आ रहा है कि अगर हमको इससे एफ निकालना है, तो एफ निकालने का मतलब क्या था, एफ स्क्वायर इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F1 का मैग्नीट्यूड है 3, ये कितना हो गया 9। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ये कितना हो गया 25। F1 का मैग्नीट्यूड 3, F2 का मैग्नीट्यूड 5, और कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2। ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, यहाँ पर मैंने निकाली थी इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कॉस 150 डिग्री, थीटा 150 डिग्री है, इसलिए इसकी वैल्यू। अब इससे आपको सॉल्व करना है। अब ये मत कहिए कि मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाऊं, सिंपल एडिशन है, रूट ले लेंगे तो यहाँ से f आ जाएगा इसका, जो भी अंडर रूट करके। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको इस टर्म में ना याद रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं, जब वेक्टर एनालिसिस करते हैं तो वो अंडर रूट लगाते हैं। अब इसमें पूरा अंडर रूट लगाने का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर इसलिए यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाते, इसको स्क्वायर फॉर्म में लीजिए। जब एक फाइनल नंबर आ जाएगा तब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे और f का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पर सवाल ये है कि जो f वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ से पता चल गया, डायरेक्शन कहाँ पता चलेगा। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ इस बात पर कि इस तीन चीज को याद रखना है कि जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आएगा तो पहला सहारा हमारा ये है और दूसरा सहारा हमारा ये है। पहले फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से हम लोग सम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और दूसरे फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया, फुल लेक्चर वाले में है इसका डेरिवेशन। तो a प्लस बी कॉस थीटा वाले में क्या करना है कि ये जो अल्फा है, इस अल्फा की डेफिनेशन याद रखनी है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan अल्फा, और मैंने ये लिखा कि f1 प्लस f2 था, इसका मतलब f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा, अगर मैंने यहाँ ये लिखा तो इसका मतलब क्या है कि हमको गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, a b एंड थीटा।
या तो ये कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो इसका मतलब थीटा ऑब्वियस हो गया, या तो ये कहें कि ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल थीटा पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी वही तीन चीजें यूज हो रही हैं। ये है वेक्टर ए, ये कंफ्यूज मत करिए, ए बी आर जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि अगर एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं तो बात वही है, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलता। अगर लाल बहादुर शास्त्री का नाम जवाहरलाल नेहरू होता तो भी वो करेक्टर वही होते। ये कह रहे हैं कि टैन अल्फा ये कह रहे हैं कि जो अल्फा एंगल है वो क्या है। अल्फा एंगल क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि जब दो वेक्टर्स का सम निकाला जाता है तो उसका एक्चुअली मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या कि एक फोर्स पेरेंट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर और दूसरा फोर्स आपके फ्रेंड्स लगा रहे हैं। क्या होता है? ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच में कहीं चले जाते हैं। फ्रेंड्स का फोर्स, पेरेंट्स का फोर्स, फ्रेंड्स का फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब कंबाइंड इफेक्ट निकालना है किसका? ए और बी का। यहाँ पर F1 और F2 का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है कि अगर एक बॉडी पर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो एक्चुअली सम क्या होगा, कि एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा उन दोनों का। वो ये कह रहे हैं कि क्यों ना वेक्टर आर का एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही बता दिया जाए। मैंने अभी आपको बताया, अगर वो ये कहते कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, जैसा मैंने यहाँ लिया, F1 का मैग्नीट्यूड 3 है और F2 का मैग्नीट्यूड 5 है, तो अगर ये 3 और 5 दिया होता, डायरेक्शन ना दिया होता और वो ये कह देते कि एक वेक्टर है 3 न्यूटन, एक फोर्स है 3 न्यूटन और एक फोर्स है 5 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल है 150 डिग्री। अब इसमें आप F1 तो नहीं बता सकते ना, F1 नहीं बता सकते, कहाँ है? आपको दिया ही यही गया कि एक फोर्स 3 न्यूटन। आप ऐसे सोच के देखिए कि दो परपेंडिकुलर फोर्स हैं। अब अगर दो परपेंडिकुलर फोर्स हैं तो दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल और एक फोर्स वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना? इसका मतलब कि हमको, क्योंकि हमको ये नहीं पता, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमको ये नहीं पता हो कि F1 कहाँ है, F1 का डायरेक्शन कहाँ है, तो हम ये कह देंगे कि भाई अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज द सम वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द F1। अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। क्या चाहिए? तीन चीजें, रोटी नहीं, तीन चीजें, F1, F2 और थीटा। F1, F2 और थीटा का मतलब F2 है 5, F2 कहाँ से आया? ये F2 है। थीटा कितना है? 150 डिग्री। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी इतनी मैथमेटिक्स जरूरी है। इतनी मैथमेटिक्स के बगैर आप डॉक्टर बनेंगे तो कैसे संभालेंगे? F1 का मैग्नीट्यूड 3 आ गया, F2 का मैग्नीट्यूड 5 आ गया और ये आ गया cos 150। ठीक बात है। क्या निकालना है यहाँ से? अल्फा निकालना। मैंने बोला इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर नीट स्टूडेंट्स, पर अगर वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो वो ये डिटेल दे सकते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इजी है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ईजी है, तो हो सकता है वैल्यू ना दें, लेकिन अगर टैन अल्फा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर कुछ आ गई 1.8 आ गई, तो उसको आपको टैन इनवर्स 1/8 की वैल्यू दी होगी वहाँ पर। वहाँ ये बताएंगे कि ये नंबर मैंने एज्यूम किया है, ये मत कैलकुलेट करने लगिएगा कि ये यहाँ कहाँ से आ गया। इस सबको कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए 1.8 आता है, टैन की वैल्यू होती है, साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है, टैन की वैल्यू होती है। तो अल्फा टैन इनवर्स 1.8 होगा, तो आपको क्वेश्चन में टैन इनवर्स 1.8 की वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे, तो जो भी एंगल यहाँ से आएगा वो यहाँ से आगे। अब आपने सम का मैग्नीट्यूड कहाँ से निकाला? सम का मैग्नीट्यूड निकाला आपने इस फॉर्मूला से, तीसरी बार बता रहे हैं इसी क्लास में। सम का मैग्नीट्यूड कहाँ से निकाला? इस फॉर्मूला से। और सम का डायरेक्शन कहाँ से निकाला? इस फॉर्मूला से। ये दो सहारे हैं हमारे। ठीक है, एक ट्रिकी एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। वो ये कहते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, क्या ऐसी सिचुएशन हमारे पास अगर आ जाए कि वो बोले कि वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है?
इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, पहला रिप्रेजेंटेशन जिसका मतलब ये है कि ए और बी का सम किया जा रहा है, ऐड किए जा रहे हैं दोनों वेक्टर और उनका सम वेक्टर आ रहा है वेक्टर आर। ये तो पहले रिप्रेजेंटेशन का मतलब। दूसरी जो उन्होंने कंडीशन दे दी वो कंडीशन ये दे दी कि अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आई मीन क्या तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, इसका मतलब यही वेक्टर की ब्यूटीफुल बात है कि वेक्टर में 5 + 5 5 होता है। ठीक है, घर में दादी माँ को या नानी माँ को ये मत कह दीजिएगा कि 5 + 5 = 5 होता है, नहीं तो वो डिटेक्टिव भी आपके पीछे छोड़ सकती है कि ये 5 + 5 5 कैसे हो गया, अगर उन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है। मैं दादी माँ नानी माँ कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेडली नहीं पढ़ा होगा, ये मान के चल रहे हैं, हो सकता है पढ़ा हो, कोई क्लेम नहीं। तो ये सिचुएशन कह रहे हैं कि 5 + 5 = 5 हो सकता है। हमको क्या करना है कि हमको केवल इतना, ये मैंने आपको बताया दो सहारे, हमारे सहारे देखिए, पहला सहारा क्या था, पहला सहारा ये था, दूसरा सहारा ये। पहले सहारे को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो आएगा r² = a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल का ही खेल होगा। लेट्स से कि आर ए तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आर को आर रखा, ए को आर रखा, बी को आर रखा और फिर से बी को आर रख दिया। ये देखिए, आप चाहें तो तीनों की जगह ए रख दें, आप चाहें तो तीनों की जगह बी रख दें। क्या आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है r² = 2r² 1 + cos थीटा। ध्यान से देख रहे हैं, ये आ गया 1/2, ये r² से कैंसिल होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1 + cos थीटा। इसका मतलब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -½ ठीक है। फिर से वही बात, मैथ्स वालों के लिए ये थोड़ा सा इजी है, बायोलॉजी वाले लोग जो है वो इसको क्वाड्रेंट मेथड, जब मैथमेटिकल टूल में मैं समझा दूंगा आपको। अभी cos थीटा की वैल्यू, अगर cos थीटा की वैल्यू -½ है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। कंक्लूजन समझिए, केवल 3 इक्वेशन एक साथ याद रखने हैं। कहीं भी r = a + b की सिचुएशन आएगी, कहीं भी r = a + b की सिचुएशन आएगी, कहीं भी सम ऑफ 2 वेक्टर की सिचुएशन आएगी, कहीं पर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की सिचुएशन आएगी, तो हम लोगों को वो दोनों इक्वेशंस एसोसिएटेड याद रखने हैं। कौन से, एक इक्वेशन ये वाला और दूसरा इक्वेशन ये वाला कि tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। इसका मतलब a और b कहीं भी हो, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो सम वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, मैं आपको अल्फा एंगल भी यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, पर पैरेललोग्राम रूल से ये समझ लीजिए कि अगर ये वेक्टर a और ये वेक्टर b है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड से दैट 5 है और इनके बीच का एंगल लगभग 120 डिग्री, तो पैरेललोग्राम इनका लगभग ऐसे बनेगा और सम वेक्टर यहाँ आएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि ये वेक्टर r है, ये वेक्टर a है। अगर a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इस सिचुएशन में जब ये एंगल 120 डिग्री है तो r का मैग्नीट्यूड भी 5 हो सकता है। ये एकमात्र सिचुएशन है जब सम ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, वो लोग ऐसी आइडेंटिटी भी आती है, जिन लोगों ने वेक्टर डिटेल में पढ़ा है ऐसी आइडेंटिटीज लिखी होती हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स = मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और उनके सम का मैग्नीट्यूड उन दोनों के बराबर है। तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है। एक और आइडेंटिटी यहाँ पर है जो आपको याद रखनी है, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, लेकिन जिन लोगों को वेक्टर का सम नहीं मालूम है उनके लिए ये कुछ नया हो सकता है। एक और बहुत फेमस आइडेंटिटी है कि tan अल्फा = मान लीजिए ये एग्जांपल लेके हम लोग चलें, 5 sin 120 = 5 + 5 cos 120। ठीक है, 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन आपको कुछ दिखाएगा। क्या दिखाएगा ये हम लोग ध्यान से समझने जा रहे हैं। ये आ जाएगा tan अल्फा, 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
केवल बायो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर साइन 120 कैसे निकालते हैं। 180 माइनस 60 डिग्री कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। 180 माइनस एक्यूट एंगल, इसका मतलब आर रेडियस वेक्टर इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और अब ये साइन आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया √3/2, ये मानते हुए कि ये कैंसिल हो गया। अभी आपने ये निकाला था कि cos 120 की वैल्यू कितनी आ रही। cos 120 की वैल्यू आ रही है -½ -½ का मतलब क्या हो गया, अगर ये वैल्यू -½ रखेंगे तो 1 + cos 120 का मतलब हाफ आ जाएगा। यहाँ से आ गया tan अल्फ़ा = √3, इसका मतलब अल्फ़ा = 60 डिग्री। ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी याद रखिए, केवल इसी सेंटेंस को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कहीं पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स माइक्रो लेवल पे इसका यूज़ हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में माइक्रो लेवल पे इस आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा। आपसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछने जा रहा ये आइडेंटिटी। दिस यू हैव टू कीप ऑलवेज इन माइंड, लाइक कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि mod A = mod B है, इसका मतलब कि हम लोग दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर का सम डिफाइन कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड 5 हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड 3 हो सकता है, और इनके बीच में थीटा कुछ भी है, कुछ भी थीटा हो सकता है, एनी वैल्यू, और थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन ले लेते हैं हम लोग, केवल पैरेलल वेक्टर की बात नहीं करते हैं। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 की सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं जिसमें पैरेललोग्राम बना पाए हम लोग। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो अल्फा होगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हमारा दूसरा सहारा। दूसरा सहारा क्या था, दूसरा सहारा ये था A + B cos थीटा। तो अल्फा क्या था, अल्फा R और A के बीच का एंगल अल्फा है। A और B के ये वाला एंगल थीटा है, A और B के बीच का एंगल थीटा है, R और A के बीच में एंगल अल्फा है। तो इनका ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन में जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अल्फा हमेशा θ/2 होगा। The sum vector of two vectors of equal magnitude is always along angle bisector. ये फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होना है, ठीक है वो। तो लेकिन इस सिचुएशन में अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर होगा। अभी के लिए ये दो आइडेंटिटी समझ लेते हैं। एक सिचुएशन और होती है, एक आइडेंटिटी इसकी और इम्पॉर्टेंट होती है, बस ये लास्ट हम लोग समझ ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर थीटा 0 डिग्री है तो R A + B हो जाता है। A + B का मतलब अगर 3 और 4 सेम डायरेक्शन में सेम लाइन पर हैं तो उनका सम 7 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड्स का सम कर रहे हैं। लेकिन अगर दो ऑपोजिट वेक्टर्स का सम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सम वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। 90 डिग्री पर अगर हम लोग ये निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी √A² + B², क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो पैरेललोग्राम है दैट इज गोइंग टू बी ईदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। सम वेक्टर का बेसिक समझने के लिए इतना